ससुर के देहांत के बाद लालची बहू बेटों ने वसीयत पढ़ने के लिए वकील को घर बुला लिया। उन्हें यकीन था कि उनके बाप ने सारी दौलत, घर, सब कुछ उनके नाम किया होगा। लेकिन वकील के वसीयत पढ़ने के बाद बेटों, बहुओं और बेटी के चेहरे का रंग बदल गया। उनके बाप ने आलीशान बंगला और सारा बैंक बैलेंस उस गरीब बहू के नाम कर दिया, जिसे सब नौकरानी समझते थे। जब उन लोगों ने वसीयत को झुठलाना चाहा, तो वकील ने एक ऐसी वीडियो चलाई तो सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा नाम रिद्धि है। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर घर में हुई थी। मेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले थे। उनकी अपनी फैक्ट्रियां, बहुत सारा बैंक बैलेंस और शानदार घर। उनके पास सब कुछ था। मेरे ससुर ने अपनी मेहनत से ये सब कुछ हासिल किया था। वो एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने अपना शानदार घर और फैक्ट्रियां बनाई थी। उनके पास इतनी दौलत थी कि उसका हिसाब लगाना भी मुश्किल था। उनके पास इतना सब कुछ होने के बाद भी जब उनका आखिरी वक्त आया तो उनके अपने खुद के बच्चों ने उन्हें नहीं समझा। मेरे ससुर के 3 बेटे थे और एक बेटी थी। सब बच्चों की शादी हो गई थी। मैं उनके सबसे बड़े बेटे की पत्नी थी। उनके दूसरे बेटे का नाम राहुल था और तीसरे बेटे का नाम राघव और बेटी का नाम प्रिया था। शादी के कुछ ही दिनों के बाद एक कार एक्सीडेंट में मेरी सास और मेरे पति का देहांत हो गया था। मैं गरीब परिवार से थी, लेकिन उनके दोनों बेटों की बहुएं बहुत अमीर घरों से थी, लेकिन वो बहुत चालाक और घमंडी थी। उनके दोनों बेटे और बेटी के दिल में अपने ही बाप के लिए थोड़ा सा भी प्यार, इज्जत या एहसास नहीं था। उन्हें सिर्फ अपने बाप के पैसे से प्यार था। वो बस ये चाहते थे कि जल्दी ही उनका बूढ़ा बाप मर जाए और वो उसकी सारी दौलत आपस में बांट ले। मेरे ससुर की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और उन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, और पिछले कई महीनों से वो अपने बिस्तर से नहीं उठे थे और वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनके शरीर में अब इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो अपने बिस्तर से उठकर एक गिलास पानी भी ले ले। और उनके वो लालची बेटे और बेटी पूरा दिन और रात अपने काम में बिजी रहते थे, और जब वो घर वापस आते थे तो अपने बाप की तरफ एक नज़र भी नहीं देखते थे। और उनकी वो दोनों पत्नियां सारा दिन अपने दोस्तों में पार्टी करती रहती थी और शॉपिंग करती रहती थी। वो ब्रांडेड कपड़े पहनती, ब्रांडेड जूतियां पहनती और पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि उनका बूढ़ा ससुर किस हाल में है, उसकी तबीयत कैसी है, उसने खाना खाया है या नहीं, उसने दवाई ली है या नहीं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। अगर कभी कोई बेटा या बहू या उनकी बेटी अपने बाप के कमरे में चले भी जाते तो वो लोग दवाई की बदबू से मुंह बनाते हुए बाहर निकल आते थे और अपने बाप को अकेला छोड़ देते। इतने बड़े और शानदार घर में भी उनका अपना कोई नहीं था जो उनके पास बैठकर उनसे बात कर ले। लेकिन इस घर में बस एक मैं थी। मेरे पति के देहांत के बाद मेरे पति के दोनों भाइयों ने मेरी कोई कदर नहीं की थी। उन लोगों ने मुझे एक नौकरानी बना दिया था क्योंकि मैं गरीब परिवार से थी। वो लोग मेरी कोई इज्जत नहीं करते थे और बस मुझे एक नौकरानी की हैसियत से देखते थे। मेरे पति के दोनों भाइयों, उनकी पत्नियों ने मेरी मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठाया। उन लोगों ने मुझे हवेली के एक छोटे से अंधेरे कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया। मुझे इस घर की आम सी नौकरानी बना दिया। इस हवेली की सफाई करती, खाना बनाती, अपने पति के भाइयों की बातें सुनती और उनकी बहू के ताने सुनती। मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। वही बरसों पुरानी फटे हुए कपड़े पहनती और उन लोगों के आगे का बचा हुआ थोड़ा बहुत खाना खा लेती और उसमें ही ऊपर वाले का धन्यवाद करती। और रात के अंधेरे में मैं फिर से उनके पास चली जाती थी, जैसे मेरा दिल खुद ही मुझे उनके कमरे की तरफ खींच ले जाता था। दिन भर की थकान जैसे उनके पास बैठते ही खत्म हो जाती थी। मैं उन्हें इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। उनका कमज़ोर सा शरीर, उनकी धीमी चलती सांसें और वो खामोश आंखें जैसे किसी अपने का इंतज़ार कर रही हों। मैं चुपचाप उनके पास बैठ जाती थी, उनके पैरों को अपने हाथों से धीरे धीरे दबाती थी ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिले। फिर उनके कमरे की सफाई करती थी, सब कुछ ठीक से रखती थी और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती थी। कई बार वो ठीक से खा भी नहीं पाते थे तो मैं छोटे छोटे कौर बनाकर उन्हें खिलाती थी। फिर उनके सर को दबाती थी और उनसे धीरे धीरे बातें करती थी। वो ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह देती थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे पहचानते हों, समझते हों। और जब वो अपने कांपते हुए हाथ को थोड़ा सा उठाकर मेरे सर पर फेर देते तो उस पल मुझे ऐसा लगता था जैसे उन्होंने मुझे अपना लिया हो, जैसे वो कह रहे हों
कि इस बड़े से घर में जहाँ उनके अपने बच्चों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, वहाँ मैं ही हूँ जो उनके पास बैठी हूँ, उनकी देखभाल कर रही हूँ। मैं उनका हाथ पकड़ लेती थी और उनसे कहती थी कि पिताजी, आप परेशान मत होइए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपके अपने बच्चे आपको नहीं देख रहे तो क्या हुआ, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते कहते मेरी आंखें भर आती थी, लेकिन मैं अपने आंसू छुपा लेती थी ताकि उन्हें दुख न हो। मैं रोज रात को यही सब करती थी, कई बार पूरी रात उनके पास बैठी रहती थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात जब मैं उनके कमरे में गई तो उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब थी। उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि उनके बेटे को जाकर बुलाऊं कि पिताजी को अस्पताल ले चलो, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हुई। मैं जानती थी कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं वापस उनके पास आ गई और उनके पैर दबाने लगी। लेकिन कुछ ही देर में उनकी हालत और बिगड़ने लगी। मैं घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई है, कोई है, पिताजी की मदद करो, कोई उन्हें अस्पताल ले चलो। लेकिन इतनी बड़ी हवेली में मेरी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं था। मैं रोते हुए उनके पास बैठ गई, उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे कहने लगी, पिताजी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरी बातों का अब कोई जवाब नहीं था। उनकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगी और कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। उनकी सांसें चलना बंद हो गईं। ये देखकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, जैसे मैंने अपना कोई खो दिया हो। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर उनके बेटे, बहू और बेटी कमरे में आए और जैसे ही उन्होंने देखा कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो जोर जोर से रोने लगे। लेकिन उनका रोना सिर्फ दिखावा था। वो सिर्फ नौकरों और लोगों को दिखाने के लिए रो रहे थे। घर के सारे नौकर वहां इकट्ठा हो गए और सब लोग उस कमरे में आ गए, लेकिन उनके अपने बच्चे सिर्फ नाटक कर रहे थे। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार की तैयारी की। शहर के बड़े बड़े लोग आए, सबके सामने उन्होंने रोने का नाटक किया, लेकिन अंदर से वो खुश थे क्योंकि अब उनके रास्ते का सबसे बड़ा बोझ हट चुका था। अंतिम संस्कार के बाद जैसे ही सारे लोग चले गए, उन्होंने अपने सफ़ेद कपड़े उतार दिए और अपने महंगे महंगे कपड़े पहन लिए और एक बड़े से कमरे में इकट्ठा हो गए। अब वो अपने असली रूप में आ चुके थे। अब उनके लिए उनके बाप की याद नहीं बल्कि उसकी दौलत ज़्यादा ज़रूरी थी। और मैं एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। मेरा दिल टूट चुका था क्योंकि जिस इंसान के लिए मैंने रात रात भर जागकर सेवा की थी, उसके अपने ही बच्चे उसके जाने के बाद उसकी कीमत सिर्फ उसकी संपत्ति से लगा रहे थे। उस पल मुझे समझ आ गया था कि इस दुनिया में हर कोई अपना नहीं होता और कभी कभी पराये ही सबसे ज़्यादा अपने बन जाते हैं। फिर वो सब लोग एक बड़े से कमरे में बैठ गए और पिताजी की दौलत के बारे में बातें करने लगे, जैसे उनके लिए सबसे ज़रूरी वही हो, जैसे उन्हें अपने बाप के जाने से ज़्यादा उस चीज़ की जल्दी हो कि किसे क्या मिलेगा। उनका बड़ा बेटा, जो अपने बड़े भाई के ना रहने के बाद खुद को सबसे बड़ा समझ रहा था, वो बोला, अब घर में मैं ही बड़ा हूँ, तो पिताजी की जो बड़ी फैक्ट्री शहर के बाहर है, वो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि उसे संभालने की जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। उसके इतना कहते ही दूसरा बेटा तुरंत बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे पिताजी की वो सारी दुकानें चाहिए जो मार्केट में है, और ये घर भी मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मैं भी उनका बेटा हूँ, मेरा भी उतना ही हक है। और तभी उनकी बेटी भी गुस्से में बोल पड़ी कि तुम दोनों ही सब कुछ क्यों ले जाओगे, मैं भी तो उनकी बेटी हूँ, उनकी सबसे छोटी और लाडली बेटी, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। मुझे ये फैक्ट्री और दुकानें नहीं चाहिए, मुझे तो पिताजी का सारा जमा किया हुआ पैसा चाहिए जो उन्होंने सालों से संभाल कर रखा था। तीनों आपस में इसी बात पर बहस करने लगे। आवाज़ें ऊंची होती जा रही थी, जैसे वो भूल चुके हों कि कुछ ही देर पहले उनके बाप ने आखिरी सांस ली है। मैं ये सब दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। मेरा दिल दुख से भर गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अपने ही बाप के जाने के कुछ घंटों के बाद इस तरह उसकी दौलत के लिए लड़ सकता है। तभी उनकी बेटी गुस्से में मेरे पास आई और बोली, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या सुन रही हो? जाओ यहाँ से और जाकर हमारे लिए खाना बनाओ, हमें बहुत भूख लगी है। उसकी आवाज़ में ज़रा भी दुख नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं चुपचाप वहाँ से हट गई और किचन की तरफ चली गई। लेकिन मेरे मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि ये कैसे लोग हैं जिन्हें अपने बाप के जाने का ज़रा सा भी दुख नहीं है। मैं रोते रोते खाना बनाने लगी और उधर वो लोग अभी भी बहस कर रहे थे। फिर कुछ देर के बाद उनमें से एक बोला
कि हमें इस तरह आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमें वकील को बुलाना चाहिए और वसीयत सुननी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि पिताजी ने सब कुछ बराबर बांटा होगा। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी थोड़ा शांत हो गए। फिर एक बेटे ने तुरंत फोन उठाया और वकील को कॉल करके कहा कि आप जल्दी घर आ जाइए, हमें पिताजी की वसीयत के बारे में आपसे बात करनी है। अब सबकी नजरें घर के बड़े से गेट पर टिक गई थी, जैसे उन्हें बस उसी पल का इंतजार हो कि वकील आए और सब साफ कर दे। वो वकील पिताजी के बहुत पुराने दोस्त भी थे और सालों से उनका केस संभालते आ रहे थे। उन्हें पिताजी के हर फैसले की जानकारी थी, इसलिए अब घर के हर सदस्य की सांसें जैसे थम गई थी और सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब वो आए और वसीयत पढ़कर सुनाए, ताकि ये फैसला हो सके कि किसके हिस्से में क्या आने वाला है। उस कमरे में बैठे हुए सब लोग बेचैनी से वकील के आने का इंतजार कर रहे थे और बाहर से देखने पर भले ही वो शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसके हिस्से में क्या आने वाला है। सबसे बड़ा बेटा अपनी पत्नी की तरफ देखकर हल्का सा इशारा करता है और धीमे से उसके कान में कहता है कि जैसे ही बड़ी फैक्ट्री उसके नाम होगी वो इस घर को छोड़ देगा और अपनी पत्नी को लेकर कहीं दूर नई जिंदगी शुरू करेगा। दूसरा बेटा भी पीछे नहीं था, वो भी अपनी पत्नी के कान में कुछ फुसफुसा रहा था कि जैसे ही उसे ये घर और मार्केट की सारी दुकानें मिलेंगी वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और अपनी अलग दुनिया बसाएगा। वहीं सबसे छोटी बेटी चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में भी अपनी ही चालें चल रही थी। वो सोच रही थी कि जैसे ही पिताजी का सारा पैसा उसके हाथ में आएगा वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके इस देश को छोड़ देगी और कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करेगी। उन तीनों के चेहरों पर लालच साफ दिख रहा था। उनमें से किसी की आंखों में अपने बाप के लिए एक भी सच्चा आंसू नहीं था। वो बस अपने अपने सपनों में खोए हुए थे और इस इंतजार में थे कि कब वकील आए और वसीयत पढ़कर सब कुछ उनके नाम कर दे। लेकिन मैं किचन में खड़ी ये सब सोचते हुए खाना बना रही थी और मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हर आंसू के साथ मुझे पिताजी का चेहरा याद आ रहा था। उनका वो आखिरी वक्त जब वो मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों, जैसे उन्हें किसी अपने की ज़रूरत हो, और उस वक्त मैं उनके पास थी, लेकिन उनके अपने बच्चे नहीं थे। ये सोचकर मेरा दिल और भी टूट रहा था। इस पूरी हवेली में मेरा कोई अपना नहीं था। मेरे अपने माँ बाप तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और मेरे पति के जाने के बाद अगर कोई था जिसे मैं अपना कह सकती थी तो वो सिर्फ वही थे, और अब वो भी मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं रोते हुए खाना बना रही थी, तभी अचानक से घर का बड़ा सा गेट खुलने की आवाज़ आई। मैंने आंसू पोंछे और बाहर की तरफ देखा। एक आदमी अंदर आ रहा था। उसने काला लंबा कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ा सा चमड़े का बैग था। वो कोई और नहीं, वकील साहब थे। जैसे ही वो अंदर आए, पिताजी के तीनों बच्चे उन्हें देखते ही खड़े हो गए। उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उन्हें किसी बहुत बड़े मौके का इंतजार था। अब बस उन्हें इसी पल का इंतजार था कि वकील साहब बैठे और वसीयत पढ़कर सुना दे। तीनों ने बड़ी मिठास से कहा, आइए वकील साहब बैठिए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। उनके पीछे पीछे उनकी पत्नियां भी आकर खड़ी हो गईं। सबकी नजरें अब वकील साहब पर टिक गई थी, जैसे उनकी जुबान से निकलने वाला हर शब्द उनकी किस्मत बदलने वाला हो। वकील साहब धीरे से आकर कुर्सी पर बैठे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपना बैग अपने सामने रखा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े या बैठे हुए थे, लेकिन किसी की भी नज़र उनसे हट नहीं रही थी। सबके दिल की धड़कनें जैसे तेज हो गई थी, क्योंकि अब कुछ ही पलों में सब कुछ साफ होने वाला था कि पिताजी ने अपनी सारी दौलत आखिर किसके नाम की है और किसके हिस्से में क्या आने वाला है। वहीं मैं किचन के दरवाजे से ये सब देख रही थी। मेरा दिल भारी था, मेरी आंखें फिर से भर आई थी, लेकिन अब जो होने वाला था वो शायद इस घर की किस्मत बदलने वाला था। वकील के आते ही घर का माहौल जैसे अचानक बदल गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गई थी, जैसे सबको इसी पल का इंतजार था। तभी उनमें से उनकी बहन तेज आवाज में बोल पड़ी कि तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें पता है हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम हो कि अब आकर खड़े हो गए हो। खैर, अब इन बातों को छोड़ो और जल्दी से पिताजी की वसीयत पढ़कर सुना दो। हम सब बहुत बेचैन हैं ये सुनने के लिए, अब और इंतजार नहीं होता। वकील ने उसकी बात को ध्यान से सुना और बिना कुछ बोले धीरे से अपनी जगह से उठकर सीधे खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ नजर आ रही थी। उसने चारों तरफ देखा और फिर शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला
कि मैं ये वसीयत तभी पढ़कर सुनाऊंगा जब इस घर के सभी लोग यहाँ मौजूद होंगे। ये सुनते ही तीनों भाई बहन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक गुस्से में बोला, वकील, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? हम ही पिताजी के बच्चे हैं और हम ही इस जायदाद के असली हकदार हैं। तो फिर और कौन है जिसे यहाँ पर होना जरूरी है? हमारी पत्नियों के अलावा इस घर में और कौन रहता है? वकील उनकी बात सुनकर भी शांत खड़ा रहा और फिर बोला कि जब तक इस घर का हर हकदार यहाँ नहीं आएगा, मैं वसीयत नहीं पढ़ूंगा। उसकी ये बात सुनकर सबके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। वो सब उसे घूरने लगे, जैसे अभी उस पर टूट पड़ेंगे। उन्होंने फिर से सख्त लहजे में कहा, वकील साहब, साफ साफ बताइए, आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं? तब वकील ने अपने हाथ में पकड़ा बैग कसकर थाम लिया और गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुम सबकी सबसे बड़ी भाभी यानी तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी की बात कर रहा हूँ। वो भी इस घर का हिस्सा है और जब तक वो यहाँ नहीं आएंगी, मैं वसीयत पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। जाओ, रिधि को भी यहाँ बुलाकर लाओ। जैसे ही वकील ने ये कहा, कमरे में बैठे सभी लोगों के चेहरे बदल गए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों साफ दिख रहे थे। उनके मन में यही चल रहा था कि आखिर एक नौकरानी का यहाँ क्या काम हो सकता है। तभी उनमें से एक ने गुस्से में वकील से कहा, वकील साहब, उस नौकरानी को यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत है? वो यहाँ आकर क्या करेगी? और आप उसके सामने वसीयत क्यों पढ़ना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर वकील ने बिल्कुल सख्त आवाज़ में कहा, अगर तुम लोग उस लड़की को यहाँ नहीं बुलाओगे तो मैं भी यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा और बिना वसीयत पढ़े ही चला जाऊंगा, क्योंकि कानून भी यही कहता है और तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा भी यही थी कि जब उनकी वसीयत पढ़ी जाए तो इस घर का हर एक सदस्य वहां मौजूद हो। ये सुनते ही सबके चेहरे और ज्यादा सख्त हो गए, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी उनकी बेटी गुस्से में नौकर के पास गई और बोली, जाओ, जाकर उस रिधि को बुला कर लाओ। उधर मैं अभी भी कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं बार बार पिताजी को याद कर रही थी। तभी एक नौकर मेरे पास आया और बोला, रिधि, चलो, तुम्हें बड़े कमरे में बुलाया गया है। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर मैं एक पल के लिए घबरा गई। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और डरते हुए सोचा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे कांपते कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं अंदर गई, सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मेरे कपड़े गंदे थे, हाथ कांप रहे थे और रोने की वजह से मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। मैं बहुत कमजोर और डरी हुई लग रही थी। मुझे देखते ही सब लोग हैरान हो गए, लेकिन उस हैरानी के पीछे उनके चेहरे पर गुस्सा भी साफ दिख रहा था। दोनों भाइयों की पत्नियां मुझे घूरते हुए ताने मारने लगी और कहने लगी, देखो जरा, इस नौकरानी की हिम्मत, अब ये भी हमारे बीच खड़ी होगी। इसे अपनी औकात का जरा भी अंदाजा नहीं है। उनकी बातें सुनकर मेरा सर और झुक गया। मैं चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। मेरा दिल डर से भर गया था और मैं बस यही सोच रही थी कि अब आगे क्या होने वाला है। मैंने उन सब की बातें और ताने चुपचाप सुने और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कमरे के अंदर गई और सबसे पीछे जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। मेरा सर झुका हुआ था और दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया। मैं बस डर और घबराहट में खड़ी थी। तभी वकील साहब ने अपने बैग से एक मोटी सी फाइल निकाली और जैसे ही फाइल उनके हाथ में आई, कमरे में बैठे सभी लोगों की नजरें उसी पर टिक गईं, जैसे सबकी सांसें वहीं रुक गई हों और अब सिर्फ उसी फाइल में उनकी किस्मत छिपी हो। सबके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। कोई अपने हाथ मल रहा था, कोई कुर्सी पर आके झुककर बैठ गया था, कोई बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे अब बस इंतजार खत्म होने वाला हो। सबको सिर्फ यही था कि जल्दी से वसीयत पढ़ी जाए और उन्हें उनका हिस्सा मिल जाए। वकील साहब ने धीरे से अपना चश्मा आंखों पर लगाया और फाइल को खोला। उनकी हर हरकत पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। कमरे में इतना सन्नाटा था कि जैसे किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही हो। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज साफ और सीधी थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने पूरे होश में ये लिख रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कमाया है, जो भी पैसा, रुपया और जेवर मेरे पास है, वो सब मेरी मेहनत का फल है। मैंने अपने बच्चों को हमेशा बहुत प्यार दिया। मैंने उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी हर जिद पूरी की, हर छोटी बड़ी खुशी पूरी करने की कोशिश की। मेरे 4 बच्चे हैं,
3 बेटे और एक बेटी। मेरा सबसे बड़ा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत एक हादसे में हो गई थी। ये सुनते ही कुछ पल के लिए माहौल और भारी हो गया, लेकिन वकील साहब बिना रुके आगे पढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा ये लगता था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मुझे अपने बच्चों की ज़रूरत होगी, तो वही मेरा सहारा बनेंगे, वही मेरे साथ खड़े रहेंगे। मगर जब मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त आया, जब मुझे बीमारी ने जकड़ लिया, जब मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ने लगा, जब मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था, तब मेरे अपने ही बच्चे मुझसे दूर हो गए। ये सुनते ही कमरे में जैसे सबकी सांसें अटक गईं। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों का रंग बदल गया था। जो लोग कुछ देर पहले तक हंस रहे थे, खुश थे, अब उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पिता उनके बारे में ऐसा भी लिख सकते हैं। वकील साहब आगे पढ़ते रहे कि जब मुझे सबसे ज्यादा अपने बच्चों की जरूरत थी, तब किसी ने मेरी सेवा नहीं की, किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। मैं दिन रात अकेला उस कमरे में पड़ा रहता था और मेरे अपने ही बच्चे अपने अपने कामों में लगे रहते थे। ये सुनकर सबके चेहरों पर पसीना आने लगा था। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई सच उनके सामने खुल रहा हो और वो उसे मानना नहीं चाहते हों। कुछ देर पहले तक जो लालच और खुशी उनके चेहरों पर थी, अब वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब डर, बेचैनी और गुस्सा आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है। कमरे में खामोशी और भी गहरी हो गई थी और हर कोई बस वकील की अगली बात सुनने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब हर शब्द उनके लिए किसी फैसले से कम नहीं था। अब वकील साहब ने अपनी आवाज़ और भी ऊंची कर ली थी, जैसे वो चाहते हों कि कमरे में मौजूद हर एक इंसान उनकी हर बात साफ सुन ले और कोई भी बात में ये ना कह सके कि उसे कुछ समझ नहीं आया। उस वक्त पूरे कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले तक जहां लालच और खुशी की चमक उन तीनों भाई बहनों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी, अब वहां सिर्फ गुस्सा, हैरानी और डर का साया छाया हुआ था। और मैं वहीं कमरे में एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे उस दौलत से, उस जायदाद से कोई लेना देना नहीं था। मेरे दिल में बस एक ही दर्द था कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैंने अपना एक सहारा खो दिया। मैं अपने आंचल से बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा दिल बार बार टूट रहा था। तभी वकील साहब ने आगे पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज़ में अब एक सख्ती भी आ गई थी और एक अपनापन भी, जैसे वो पिताजी की हर बात को पूरी इज्जत के साथ सबके सामने रख रहे हों। उन्होंने पढ़ा कि जहां मेरे अपने बच्चों ने मेरे आखिरी समय में मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया, वही मेरी सबसे बड़ी बहू रिधि ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वो हर रात मेरे कमरे में आती थी, मेरे पास बैठती थी, मेरे पैर दबाती थी, मेरे सर पर हाथ फेरती थी, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, दवाई देती थी। और जब भी मैं दर्द से कर रहता था, तो वो खुद भी रो पड़ती थी। उसने मेरे लिए वो सब किया जो शायद मेरे अपने बच्चों को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो लड़की जो इस घर में एक बहू बनकर आई थी, उसने एक बेटी बनकर मेरा साथ निभाया। और मैं ये बात पूरे होश में कह रहा हूँ कि मेरे लिए रिधि सिर्फ मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी जैसी है। उसने मेरे आखिरी समय को आसान बना दिया। उसने मुझे वो सुकून दिया जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये सुनते ही कमरे में खड़े उन तीनों भाई बहनों के चेहरों का रंग एकदम से उड़ गया, जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वकील साहब बिना रुके पढ़ते जा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए मैं अपनी सारी दौलत, अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी फैक्ट्री और अपने बैंक में रखा हुआ सारा पैसा अपनी बहू रिधि के नाम करता हूँ। ये मेरा आखिरी फैसला है और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस सब की सही हकदार है। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, कमरे में जैसे तूफान आ गया। दोनों भाइयों ने गुस्से में आकर पास रखी कुर्सियां और मेजें पटकना शुरू कर दिया। उनकी बहुएं भी जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनकी बहन की आंखों में तो जैसे आग ही भर गई थी। वो सब मुझे घूर कर देख रहे थे, जैसे मैं ही उनकी सारी परेशानी की वजह हूँ। बड़ा बेटा गुस्से में पागल हो गया। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाकर बोला, ये सब झूठ है, ये वसीयत झूठी है। वकील, तू हमें बेवकूफ बना रहा है। तूने जरूर इस औरत के साथ मिलकर कोई चाल चली है। तुम दोनों ने मिलकर हमारे बाप की दौलत हड़पने की साजिश की है। हम इसे कभी सच नहीं मानेंगे। दूसरा भाई भी गुस्से में बोला, हाँ, ये सब पहले से प्लान किया गया है। ये औरत पहले से ही हमारे बाप को बहका रही थी
तभी तो वो रात रात भर उनके कमरे में जाती थी ताकि उनकी नज़रों में अच्छी बन सके। और आज देखो उसी का फ़ायदा उठा लिया। इसमें उनकी बहन भी पीछे नहीं रही। वो आगे बढ़कर मुझे घूरते हुए बोली, तूने हमारे बाप को फंसा लिया, तूने उनका भरोसा जीतकर ये सब अपने नाम कर लिया, लेकिन हम तुझे ये सब कभी नहीं लेने देंगे। उनकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह लग रही थी। मैं पहले ही दुख में डूबी हुई थी और अब ये सब सुनकर मेरा दर्द और बढ़ गया था। मैं कांपते हुए खड़ी थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी सांसें तेज हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ और क्या करूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही थी। मैंने जो भी किया था इंसानियत के नाते किया था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन आज जो कुछ हो रहा था वो मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं था। मुझे लग रहा था जैसे मैं सपना देख रही हूँ। मैं खुश भी थी कि पिताजी ने मुझे इतना मान दिया, लेकिन साथ ही मुझे डर भी लग रहा था कि अब ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। तभी वकील साहब ने जोर से आवाज लगाई और कहा, बस बहुत हो गया, तुम लोग बेवजह शोर मत मचाओ। ये वसीयत पूरी तरह से सही है और इसे तुम्हारे पिताजी ने पूरी समझदारी से बनाया था। मैं खुद उस वक्त उनके साथ था जब उन्होंने ये फैसला लिया था। उन्होंने पूरे होश में ये सब लिखा है और इसमें किसी तरह की कोई चाल नहीं है। ये सुनकर भी उन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ था, लेकिन अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस गुस्से में इधर उधर देखने लगे और आपस में कुछ कहने लगे। मैं अब भी वहीं खड़ी थी। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे पिताजी की याद आ रही थी। उनकी वो बातें याद आ रही थी जब वो मेरे सर पर हाथ रखकर कहते थे कि तू ही मेरी सच्ची बेटी है। और आज उनकी वही बात सच हो गई थी। लेकिन उस पल मुझे इस बात की खुशी से ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि जिस इंसान ने मुझे ये सब दिया वो आज मेरे पास नहीं था। मैं चाहती थी कि वो एक बार मुझे देख ले, मैं उनके गले लगकर रो लूं और कहूं कि मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं अकेली खड़ी थी और मेरे सामने खड़े वो लोग थे जो मुझे अपनाने के बजाय मुझसे नफरत कर रहे थे। मुझे उस वक्त समझ आ गया था कि अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पिताजी के दिए हुए इस भरोसे के लिए भी जीना होगा और उसे संभालना होगा। मेरे आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी ताकत भी आ रही थी, जैसे पिताजी कहीं से मुझे देख रहे हों और कह रहे हों कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। वो तीनों भाई बहन अब अपने गुस्से में सारी हदें पार कर चुके थे। उनकी आंखों में सिर्फ लालच और नफरत साफ दिख रही थी और उनकी पत्नियां भी पीछे नहीं थी। वो भी मुझे गालियां दे रही थी, जैसे मैंने उनका सब कुछ छीन लिया हो, जैसे मैं ही उनकी सारी परेशानी की वजह हूँ। मैं वहीं कमरे में एक कोने में खड़ी थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, मेरी सांसें तेज चल रही थी और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। फिर भी आज सब लोग मुझे ही दोष दे रहे थे। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे दिल में जो दर्द था वो बार बार बाहर आ रहा था। मैं अपने आंचल से अपने आंसू पोंछती जा रही थी, लेकिन आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। कमरे में खड़े हर इंसान की नजरें मुझ पर थी और उन नजरों में नफरत थी, गुस्सा था, ताने थे और तिरस्कार था। तभी अचानक सबसे छोटी बेटी गुस्से में मेरे पास आई। उसके चेहरे पर इतना गुस्सा था कि जैसे वो मुझे उसी वक्त खत्म कर देना चाहती हो। उसकी आंखें लाल हो रही थी और वो मुझे घूरते हुए आगे बढ़ रही थी। मेरा दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा अब वो बहुत कुछ करने वाली है। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ हवा में उठा लिया, जैसे वो मुझे थप्पड़ मारकर मेरी औकात दिखाना चाहती हो। मैं डर के मारे एकदम सिमट गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को संभालने की कोशिश की। मुझे लगा अब वो मुझे मार देगी। तभी अचानक एक तेज आवाज पूरे कमरे में गूंजी, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये आवाज वकील साहब की थी। उनकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि वो लड़की 2 कदम पीछे हट गई। उसने गुस्से से वकील साहब की तरफ देखा और बोली, आप तो चुप रहिए वकील साहब, ये हमारा घर है और हमारे घर के मामलों में आप बीच में मत बोलिए, आप अपनी हद में रहिए। उसके ये शब्द सुनकर भी वकील साहब बिल्कुल शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में एक सख्ती थी, जैसे वो अब सब कुछ साफ कर देने वाले हों। तभी दोनों भाई भी गुस्से में आगे बढ़े और वकील साहब के सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, ये वसीयत झूठी है, हम इसे बिल्कुल नहीं मानते। हम कोर्ट तक जाएंगे और साबित करेंगे कि ये सब गलत है। हमारे पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो हमें धोखा नहीं दे सकते। हम उनके अपने बच्चे हैं
और वो अपनी सारी दौलत इस गरीब नौकरानी के नाम नहीं कर सकते। ये कभी नहीं हो सकता। दूसरे भाई ने भी गुस्से में कहा कि हाँ, ये सब पहले से प्लान किया गया है। इस लड़की ने हमारे पिताजी को बहकाया है, तभी तो ये रात रात भर उनके कमरे में जाती थी ताकि उनकी नज़रों में अच्छी बन सके, और आज देखो उसी का फ़ायदा उठा लिया इसने। उनकी बातों में इतना ज़हर था कि मेरे दिल को चीर कर रख दिया। मैं वहीं खड़ी सब सुन रही थी। मेरा सर झुका हुआ था और मेरे आंसू लगातार बह रहे थे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी कोई भी बात ये लोग नहीं सुनेंगे, बल्कि और ज़्यादा मुझे ही दोष देंगे। तभी उनकी बहन फिर से मेरी तरफ बढ़ी और बोली, तूने हमारे बाप को फंसा लिया, तूने उनका भरोसा जीतकर ये सब अपने नाम कर लिया, लेकिन हम तुझे ये सब कभी नहीं लेने देंगे। उसकी आवाज़ में इतनी नफरत थी कि मैं अंदर तक कांप गई। मुझे लग रहा था जैसे मैं इस कमरे में अकेली हूँ और मेरे खिलाफ सब खड़े हैं। तभी वकील साहब ने एक बार फिर अपनी आवाज़ ऊंची की और बोले, बस बहुत हो गया, तुम लोग बेवजह शोर मत मचाओ और किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सच जान लो। ये वसीयत पूरी तरह से सही है और इसे तुम्हारे पिताजी ने अपनी पूरी समझदारी के साथ बनाया था। मैं खुद उस वक्त उनके साथ था जब उन्होंने ये फैसला किया था, और मैं गवाही देता हूँ कि इसमें किसी तरह की कोई चाल नहीं है। उनकी आवाज़ में इतना भरोसा था कि कुछ पल के लिए सब चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरों पर गुस्सा अभी भी साफ नजर आ रहा था। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे अब भी कोई रास्ता ढूंढ रहे हों। तभी वकील साहब ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा ही करोगे। तुम लोग इस सच्चाई को मानने से इनकार करोगे और इसे झूठा साबित करने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने पहले से ही सब सोच लिया था और इसलिए उन्होंने एक ऐसा सबूत छोड़ा है जिसे देखकर तुम चाहकर भी सच को झुठला नहीं पाओगे। ये सुनते ही कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब वकील साहब पर टिक गई थी। उनके चेहरे पर अब गुस्से के साथ साथ डर भी दिखने लगा था। वकील साहब ने धीरे से अपना चमड़े का बैग खोला और उसमें से एक छोटी सी पेन ड्राइव निकाली। उसे हाथ में पकड़कर सबके सामने दिखाते हुए बोले, तुम लोग यहीं रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। शायद इसके बाद तुम्हें सच समझ आ जाएगा। उनका अंदाज बिल्कुल शांत था, लेकिन उनकी बातों में इतना वजन था कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। उन्होंने अपना लैपटॉप खोला और उस पेन ड्राइव को उसमें लगा दिया। मैं भी वहीं खड़ी सब देख रही थी। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। कमरे में खड़े सब लोग जैसे अपनी सांसें रोककर खड़े थे। जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, स्क्रीन पर पिताजी नजर आए। वो अपने बिस्तर पर बैठे थे। उनका चेहरा थोड़ा कमजोर था, लेकिन उनकी आंखों में वही सच्चाई थी, वही अपनापन था जिसे मैं पहचानती थी। उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही मेरे आंसू और तेज बहने लगे। उन्होंने आगे कहा, मुझे पता था कि मेरे जाने के बाद तुम लोग मेरी वसीयत को नहीं मानोगे और उसे झूठा साबित करने की कोशिश करोगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि सच सबके सामने आ सके। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने अपनी पूरी दौलत अपनी बड़ी बहू रिद्धि के नाम अपनी मर्जी से की है, क्योंकि उसने उनका साथ दिया जब कोई उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा, जब मैं बिस्तर पर पड़ा था और मुझे किसी सहारे की ज़रूरत थी, तब मेरे अपने बच्चे मेरे पास नहीं आए, लेकिन रिद्धि हर रात मेरे पास आती थी, मेरा ख्याल रखती थी, मुझे दवा देती थी, मुझे खाना खिलाती थी और मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उनकी ये बातें सुनकर कमरे में खड़े सब लोग एकदम से चुप हो गए। किसी के पास अब कुछ कहने को नहीं था। उनकी सारी बातें, उनकी सारी दलीलें एक पल में ख़त्म हो गई थी और मैं वहीं खड़ी रो रही थी। लेकिन इस बार मेरे आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, उनमें एक सुकून भी था, क्योंकि आज सच सबके सामने आ चुका था और पिताजी ने खुद मुझे मेरा हक दे दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो आज भी मेरे साथ हैं और मुझे ताकत दे रहे हैं कि अब मैं सबका सामना कर सकूं। लैपटॉप पर जैसे ही वीडियो चलनी शुरू हुई, पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सब लोगों की नजरें उस स्क्रीन पर टिक गईं। कोई भी पलक तक नहीं झपक रहा था, जैसे सबको अंदर ही अंदर डर लग रहा हो कि अब क्या सामने आने वाला है और सच क्या दिखेगा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि पिताजी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका शरीर बहुत कमजोर लग रहा था, चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और उनका बड़ा बेटा अंदर आया। उसके चेहरे पर ना कोई दुख था, ना कोई चिंता, बल्कि उसके चेहरे पर झुंझलाहट और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो पिताजी के पास गया और बहुत बुरे तरीके से बोला, ए बूढ़े, तेरा क्या नाटक है? तू ना ठीक हो रहा है ना मर रहा है। पता नहीं कब मरेगा और कब ये सारी जायदाद हमारी होगी। उसकी आवाज़ में इतना जहर था कि उसे सुनकर ही किसी का भी दिल कांप जाए।
उसने इतना कहकर पिताजी के पास रखे कुछ कागज उठाए और उनके हाथ को पकड़कर जबरदस्ती अंगूठा लगाने की कोशिश करने लगा और बोला, चल जल्दी से इस पर अंगूठा लगा दे और ये फैक्ट्री मेरे नाम कर दे ताकि सब कुछ मेरा हो जाए। पिताजी उस वक्त रो रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। बस उनकी हालत देखकर ही समझ आ रहा था कि वो अंदर से कितना टूट चुके हैं। जैसे ही कमरे में खड़े सब लोगों ने ये देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सबसे ज्यादा असर उस बड़े बेटे पर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसे शायद ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी ये हरकत कभी किसी के सामने आएगी और इस तरह सामने आएगी कि वो कुछ बोल भी ना सके। वहां खड़े बाकी लोग भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबके चेहरों पर डर और हैरानी साफ दिख रही थी। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि पिताजी के कमरे में एक छुपा हुआ कैमरा लगा होगा जो हर एक चीज रिकॉर्ड कर रहा था। सच कहूं तो मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था कि वहां पर कोई कैमरा है जो हर वक्त सब कुछ देख रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो आगे बढ़ी और थोड़ी देर बाद छोटा बेटा कमरे में आया। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। वो दोनों अंदर आए और पिताजी को देखकर हंसने लगे। छोटा बेटा बोला, देखो हमारे इस बूढ़े बाप को, कितना बेबस और लाचार होकर बिस्तर पर पड़ा है। ये तो खुद उठकर पानी भी नहीं पी सकता। पिताजी उस वक्त बहुत प्यासे थे। वो बार बार अपने हाथ से पानी की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन उन दोनों के दिल में जरा भी रहम नहीं आया। उसकी पत्नी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, इस कमरे से दवाई की कितनी बदबू आ रही है। मेरा तो यहाँ दम ही घुट रहा है। पता नहीं ये कब मरेगा ताकि हमें भी चैन मिले। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि पिताजी बार बार पानी की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन छोटा बेटा गया और पानी का ग्लास उठाकर उनके पास आया। सबको लगा कि अब वो उन्हें पानी देगा, लेकिन उसने ग्लास उठाकर उनके सिरहाने की तरफ फेंक दिया और बिना पानी दिए ही हंसते हुए वहां से चला गया। पिताजी का पूरा शरीर कांप रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन उनके अपने ही बच्चे पत्थर के बन चुके थे। थोड़ी देर बाद वीडियो में उनकी सबसे छोटी बेटी आई। वो तो जैसे लालच में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। उसे अपने बाप का दर्द बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वो तेजी से उनके पास आई और उनका कंधा झकझोरते हुए बोली, पिताजी जल्दी बताइए, आपकी चाबियां कहाँ हैं? मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे बाहर जाना है, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। आपने तो जी ली, अब हमारी बारी है। वो बिस्तर के चारों तरफ चाबियां ढूंढने लगी। जब उसे कहीं नहीं मिली तो उसने गुस्से में आकर पिताजी को ही जोर से हिलाया और उन्हें बिस्तर से नीचे गिरा दिया। पिताजी जमीन पर गिर गए, लेकिन उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो जल्दी से चाबियां ढूंढकर उठी और कमरे से चली गई, जैसे उसे किसी की कोई परवाह ही नहीं थी। ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं सोच रही थी कि कोई अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये तो वही लोग थे जो दुनिया के सामने अच्छे बनने का नाटक करते थे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वीडियो यहीं खत्म नहीं हुई थी। आगे जो दिखा उसने तो सबको अंदर तक हिला दिया। रात काफी हो चुकी थी। पूरी हवेली में सन्नाटा था। हर तरफ खामोशी थी। तभी धीरे से दरवाजा खुला और मैं यानी रिधि उस कमरे के अंदर आई। मेरे कपड़े मेले थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चिंता थी। जैसे ही मैंने पिताजी को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो मैं घबरा गई। मैं भागकर उनके पास गई, उन्हें सहारा दिया और धीरे से उठाकर फिर से बिस्तर पर लिटाया। मैंने उनके कपड़े ठीक किए, बिस्तर साफ किया और जल्दी से पानी लाकर उन्हें अपने हाथों से पिलाया। फिर मैं रसोई से खाना लाई और अपने हाथों से उन्हें खिलाया। उसके बाद दवाई दी और फिर उनके पास बैठकर उनके पैर दबाने लगी। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं चुप थी। मैं बस ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि पिताजी जल्दी ठीक हो जाएं। उस वक्त पिताजी मेरे सर पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ में ताकत नहीं थी। फिर भी उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो दर्द के नहीं बल्कि सुकून के थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो कह रहे हों कि जहां मेरी अपनी औलाद ने मुझे छोड़ दिया, वहीं एक पराई लड़की ने मुझे अपना बना लिया। ये सब देखकर कमरे में खड़े सभी लोग एकदम से चुप हो गए। किसी के पास अब कुछ बोलने का नहीं था। सबकी नजरें नीचे झुक गई थी और माहौल बिल्कुल बदल चुका था। तभी वकील साहब ने लैपटॉप बंद किया और सबकी तरफ देखते हुए शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अब बताओ, क्या तुम लोग अब भी इस वीडियो को झूठा साबित करना चाहते हो? अब भी कहना है कि ये वसीयत गलत है? उनके सवाल के बाद पूरे कमरे में इतनी खामोशी छा गई कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी और सच सबके सामने खड़ा था। कोई उसे अब झुटला नहीं सकता। वीडियो भी खत्म नहीं हुई थी और जैसे ही स्क्रीन पर पिताजी की आवाज सुनाई देने लगी, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया।
सब लोग जैसे पत्थर बनकर वहीं खड़े रह गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोले या नजरें हटाएं। सबकी आंखें बस उस स्क्रीन पर टिकी हुई थी। पिताजी बहुत कमजोर हालत में बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई और दर्द साफ महसूस हो रहा था। वो धीरे धीरे बोल रहे थे, लेकिन उनकी हर बात दिल को चीरकर रख देने वाली थी। उन्होंने कहना शुरू किया कि मैंने ये छुपा हुआ कैमरा इसलिए लगवाया था क्योंकि मुझे पहले से ही अपने बच्चों के बदलते हुए व्यवहार पर शक होने लगा था। मैं समझ गया था कि अब उनके लिए मैं सिर्फ एक बोझ बन गया हूँ और उन्हें मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से मतलब है। इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ देखना चाहता था और सच जानना चाहता था। और आज जो कुछ भी तुम सब इस वीडियो में देख रहे हो, वही सच्चाई है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। उन्होंने आगे कहा कि एक बाप के लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि उसके अपने ही बच्चे उसके जिंदा रहते हुए उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने तुम सबको बहुत प्यार से पाला, तुम्हारी हर जरूरत पूरी की, तुम्हारी हर जिद मानी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम में से कोई भी मेरे पास नहीं था। कोई मुझे पानी देने तक नहीं आया, कोई मेरी हालत देखकर नहीं रुका। तुम सबको बस मेरी जायदाद चाहिए थी। तुम सब मेरे सामने खड़े होकर मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन वो फिर भी खुद को संभालते हुए बोले कि लेकिन उसी घर में एक ऐसी भी लड़की थी जो खून से मेरी नहीं थी, फिर भी उसने वो किया जो एक सच्चा अपना करता है। रिधि हर रात मेरे पास आई, उसने मेरी सेवा की, मुझे उठाया बैठाया, मेरे कपड़े बदले, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, दवाई दी और मेरे लिए प्रार्थना की। जब मैं दर्द से तड़प रहा था, तब वो मेरे पास बैठी रही। उसने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया, कभी कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया और इंसानियत दिखाई। इसलिए आज मैं अपने पूरे होश और समझ के साथ ये फैसला कर रहा हूँ कि मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जायदाद, मेरी फैक्ट्रियाँ, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ मैं रिधि के नाम करता हूँ, क्योंकि एक वही इस लायक है। उसने मेरी आखिरी समय में मेरा साथ दिया। जहाँ मुझे अपने बच्चों से उम्मीद थी, वहाँ उन्होंने मुझे सिर्फ दुख दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। उन्होंने मुझे इंसान नहीं समझा, बल्कि सिर्फ एक पैसे कमाने वाली मशीन समझा और बस मेरे खत्म होने का इंतजार करते रहे। पिताजी की आवाज़ अब और भी धीमी हो गई थी, लेकिन उनके शब्द अब भी उतने ही मजबूत थे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पता है, मेरे जाने के बाद तुम लोग इस फैसले से खुश नहीं होगे। तुम लोग इस वसीयत को झूठा साबित करने की कोशिश करोगे, आपस में लड़ोगे। लेकिन मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि मैं अपनी जायदाद में से तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम लोगों ने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। अगर रिधि चाहे तो वो तुम सबको इस घर में रहने दे सकती है, लेकिन वो उसका फैसला होगा। और अगर वो चाहे तो तुम सबको इस घर से बाहर भी निकाल सकती है, क्योंकि अब वही इस घर की मालकिन है और उसे पूरा हक है फैसला लेने का। ये कहते कहते उनकी आवाज़ बिल्कुल धीमी पड़ गई और फिर वीडियो खत्म हो गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबके चेहरे उतर चुके थे, उनकी आंखों में डर, गुस्सा और शर्म सब कुछ एक साथ नजर आ रहा था। मैं वहीं खड़ी ये सब देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, दुख या सुकून। लेकिन एक बात साफ थी कि पिताजी ने जाते जाते सबको उनकी असली औकात दिखा दी थी और मुझे वो जगह दे दी थी जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अब सबकी नजरें मेरी तरफ थी, लेकिन इस बार वो नजरें पहले जैसी नहीं थी। उनमें घमंड नहीं था, बल्कि डर और बेचैनी थी। और मैं वहीं खड़ी बस यही सोच रही थी कि जिंदगी कैसे एक पल में सब कुछ बदल देती है। ये सब देखकर तो वो तीनों बहन भाई और उनकी दोनों पत्नियां पूरी तरह हैरान रह गए थे। जो दौलत वो अपनी समझ रहे थे, वो असल में उनकी थी ही नहीं। ये सच उनके सामने अचानक आकर खड़ा हो गया और उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई थी। तीनों बहन भाई वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे थे और उनकी दोनों पत्नियां जो अभी तक घमंड में डूबी रहती थी, अब बिल्कुल चुप खड़ी थी। उनके चेहरे उतर चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। जिन गहनों और कपड़ों पर उन्हें इतना घमंड था, वही अब उन्हें बोझ जैसे लग रहे थे। जो लोग मुझे एक नौकरानी समझते थे, मुझे नीचा दिखाते थे और मुझे इस घर से निकाल देना चाहते थे, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन मैं ही इस घर की मालकिन बन जाऊंगी और उनकी हालत ऐसी हो जाएगी। लेकिन सच तो ये था कि मैंने कभी इस घर की मालकिन बनने का सपना नहीं देखा था और ना ही मुझे इस दौलत का कोई लालच था। मैं तो बस दिल से पिताजी की सेवा कर रही थी, क्योंकि इस दुनिया में उनका ही सहारा था।
मेरे लिए उस वक्त भी मैं कमरे के एक कोने में खड़ी रो रही थी। मेरे लिए ये सब बहुत भारी था, लेकिन उधर वो तीनों बहन भाई और उनकी पत्नियां जैसे टूट चुके थे। उनके पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी वकील साहब ने लैपटॉप बंद करते हुए उनसे कहा कि अब बताओ, क्या तुम लोग अभी भी कोर्ट जाना चाहते हो? अगर जाओगे तो उल्टा तुम पर ही केस हो जाएगा और फिर सालों तक बाहर नहीं आ पाओगे, और अब तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं। ये सब सुनकर और भी डर गए। फिर वकील साहब मेरे पास आए और बोले, अब तुम इस घर की मालकिन हो, तुम जो चाहो फैसला कर सकती हो। ये सब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे नाम किया है। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत भी मिली और एक अजीब सा सुकून भी, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे हर दिन ताने दिए, मेरा मजाक उड़ाया, आज वही लोग मेरे सामने झुके हुए थे। लेकिन मैंने अपने दिल में कोई नफरत नहीं रखी। मैंने उन सबको माफ कर दिया और उनसे सिर्फ इतना पूछा कि क्या उन्हें अपने किए पर पछतावा है। तो वो सब रोते हुए बोले कि उन्हें बहुत पछतावा है। उन्होंने लालच में आकर अपने ही पिता को नज़रअंदाज किया, उनकी बीमारी नहीं देखी और उन्हें बहुत दुख दिया। उन्होंने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी और कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। ये सुनकर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें अपने साथ इस घर में रहने दिया। मैंने उन्हें नौकर नहीं बनाया, बल्कि उन्हें इंसान की तरह रहने दिया। बस अब इस घर और कारोबार की जिम्मेदारी मेरे हाथ में थी। फैक्ट्री हो या दुकान, सब मेरे हिसाब से चलने लगा। घर में भी वही होता जो मैं सही समझती, और मैं अपनी जिंदगी को धीरे धीरे संभालते हुए आगे बढ़ने लगी और हर दिन ऊपर वाले का शुक्र करती रही कि उसने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं हर मुश्किल से निकल सकी और आज इस मुकाम पर पहुंच सकी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।